क्लास 10 के प्यारे बच्चों, ये है आपका सोशल साइंस 2024-25 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने जारी किया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं और आप यहाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास और ये है मैचिंग पेस्ट। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, एथनिक, मेजोरिटेरियनिज्म, सिविल वॉर और यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, हमें इनको मैच करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से हम एक बात समझ में आती है हमें। क्या वो बात? ये है कि ये जो टर्म्स है ना, ये जो सिविक्स की बुक में दे रखे हैं, ये ग्लोसरी में दे रखे हैं। इसका मतलब ग्लोसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे ग्लोसरी को याद कर लेते हो और समझ लेते हो तो संभावना है कि इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए और आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएँ। कहने का मतलब ये है कि ग्लोसरी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मान के चलो वही आएगा जो आपने पढ़ा नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी। ये क्वेश्चन हमें एक लिंक देता है, एक हिंट देता है कि हम ग्लोसरी को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्लोसरी पे। सिविक्स की बुक में जितनी भी ग्लोसरी दे रखी है, जितने भी वर्ड्स टर्म्स इस तरह की हैं सेपरेटली जो गिवन है चैप्टर के साथ, वो सारे हम समझेंगे। एथनिक, एथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि किसी देश में रहने वाले लोग जिनका कल्चर एक जैसा हो, जिनके रीति रिवाज, जिनके त्यौहार, जिनका रहन सहन, जिनकी भाषा, जिनके ड्रेसेस एक जैसा हो, तो वो एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप होता है। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, तो वो लोग एक सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बिलीव इन कॉमन डिसेंट, और उनके पूर्वज एक होते हैं और इस वजह से उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके जो शारीरिक बनावट होती है, इस वजह से वो एक जैसी होती है और उनका कल्चर भी एक होता है। और दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन, और कभी कभी उनका कल्चर एक जैसा होता है लेकिन उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं और नेशनलिटी भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे एक ही तरह के लोग एक ही रीति रिवाज और थॉट प्रोसेस और अलग अलग देशों में भी रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें देखने को मिलता है एथनिसिटी का, एथनिक ग्रुप का। बेल्जियम में भाषा के आधार पर, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल। और श्रीलंका में हमें एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं सिंगली स्पीकिंग पीपल और तमिल स्पीकिंग पीपल। ठीक है, इसी तरीके से रीजन के बेस पे, भाषा के बेस पे, धर्म के बेस पे कई तरह की एथनिक ग्रुप्स इंडिया में भी हैं। तो ये हुई डेफिनेशन किसकी? एथनिक की। ये एक सोशल डिवीज़न है, शेयर्ड कल्चर पर बेस्ड है, जिनका कल्चर एक जैसा होता है और इनके पूर्वज एक समान होते हैं। मतलब एक अलग एथनिक ग्रुप के पूर्वज अलग और किसी दूसरे एथनिक ग्रुप के पूर्वज अलग, और इसी तरीके से उनका अलग अलग कल्चर होता है। तो हर देश के अंदर अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है जाति, जाति है। मेजोरिटेरियनिज्म, तो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी ये सोचती है कि वो ही देश पर रूल करेगी और देश पर शासन करने के लिए, देश पर रूल करने के लिए वो उस देश में रहने वाली जो माइनॉरिटी हैं उनकी जो विशेष हैं और उनकी जो नीड्स हैं उनको डिसरिगार्ड कर सकती है। यानी कि माइनॉरिटी को साइड में रखो, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनको कोई परेशानी हो तो हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग संख्या में ज़्यादा हैं, हम इस देश पर राज करेंगे। सिविल वॉर, तो सिविल वॉर क्या होता है? ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री। तो एक देश के अंदर ही जब लोगों के अलग अलग ग्रुप बन जाएं और वो अलग अलग मुद्दों को सपोर्ट करें और अपने मुद्दों पे आपस में लड़ पड़े, मतलब वो एक ही देश के सिविलियंस के ग्रुप हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इस तरह की वॉर जो देश के अंदर रहने वाले सिविलियन आपस में लड़ पड़ते हैं उसको कहते हैं सिविल वॉर। सो सिंपल। तो विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। तो आपस में जब एक देश के सिविलियन आपस में लड़ पड़े तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। प्रूडेंशियल, तो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस, यानी कि समझ पर बेस्ड, समझ पर आधारित। और प्रूडेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है युक्तिपरक। तो प्रूडेंशियल में आपको ध्यान रखना है, ये बेस होता है केयरफुल कैलकुलेशंस पे, यानी कि किसी भी काम को करते टाइम हम केयरफुल कैलकुलेशन करते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि गेंस और लॉसेस क्या होने वाले हैं। केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेंस एंड लॉसेस। तो किसी भी काम को जब हम करें तो हम पहले ये हिसाब लगाते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या होगा और इसमें नुकसान क्या होगा। तो उसको हम प्रूडेंशियल पर बेस्ड कहते हैं, समझ पर आधारित युक्तिपरक बात कहते हैं। तो इस चैप्टर में प्रूडेंशियल टर्म कहाँ यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है
वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है ना। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, तो इसके दो कारण हैं, दो रीज़न है, एक प्रूडेंशियल है और एक मोरल रीज़न है। तो प्रूडेंशियल रीज़न ये था कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो देश में आपस में लोगों के झगड़े नहीं होंगे, लोग शांति से रह पाएंगे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से स्टेबल रहेगा, देश शांति से चलता रहेगा। तो ये है प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का। तो बेस्ड ऑन प्रूडेंस यानी कि समझ पर आधारित केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, जिसमें हम गेन्स और लॉस का केयरफुल कैलकुलेशंस करते हैं। और प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस, और ये मोरल कंसिडरेशन से अलग हो सकते हैं। मोरालिटी में सिर्फ मोरालिटी की बात होती है, उसमें केयरफुल कैलकुलेशन गेन्स और लॉस की नहीं की जाती, वहाँ पे बस सिद्धांत की अच्छी अच्छी बातें करी जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रूडेंशियल में ये देखा जाता है कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे या किसी भी काम में हम प्रूडेंशियल तरीकों को अपनाते हैं, समझ युक्तिपरक तरीकों को अपनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस काम को करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, ठीक है। तो ये है प्रूडेंशियल। ज्यूरिसडिक्शन, तो ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, यानी कि वो कार्य क्षेत्र, वो काम जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को काम करने की लीगल अथॉरिटी है, कि वो व्यक्ति वो संस्था उन कामों को कर सकता है, ठीक है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में होता है ये एरिया डिफाइंड, और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, किन्हीं सब्जेक्ट्स में हो सकता है, किन्हीं राइट्स को लेके हो सकता है। जैसे इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, वहाँ जो काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट पे वो कानून बनाती है, ठीक है ना। तो सेंटर और स्टेट दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, सेंट्रल लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, और जहाँ दोनों मिल के काम करते हैं तो वहाँ दोनों का ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों मिल के काम करते हैं, वो कौन सी लिस्ट है, वो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन यानी कि लीगल अथॉरिटी है आपको किसी कार्यक्षेत्र में काम करने की। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10 के मॉनिटर हैं, तो आप अपनी मॉनिटरी झाड़ सकते हैं क्लास 10 में। अगर आप ये काम 11th में करेंगे तो वो आपको बाहर कर देंगे, बोलेंगे भाई यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारा मॉनिटर अलग है, हमारी क्लास अलग, यहाँ से बाहर चलो और अपनी क्लास में जाके अपनी मॉनिटरी करो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्किंग एरिया जिसमें आपको काम करने की लीगल अथॉरिटी मिली हुई है, वो होता है ज्यूरिसडिक्शन, राइट। नेक्स्ट, कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती हैं? कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती हैं जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती, तो जब वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती तो दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, हिंदी में इसको गठबंधन कहते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर, ठीक है ना। तो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर यानी कि वो साथ आती हैं, हाथ मिलाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस, और पॉलिटिकल अलायंस यानी कि इलेक्शन से पहले जब वो दोस्तियां करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो उसको अलायंस कहते हैं। जैसे चैप्टर में आपने पढ़ा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए अलायंस, है ना, ये इस चैप्टर से रिलेटेड अलायंसेस हैं। इंडिया अलायंस भी रिसेंट में बनाया राहुल गांधी जी और कुछ पार्टीज़ ने मिलके, ठीक है। और अडोप्ट अ कॉमन प्रोग्राम, एक कॉमन प्रोग्राम को अडोप्ट करती हैं। इलेक्शन के बाद अगर वो हाथ मिलाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? हम उसको कोलिशन कह देते हैं, गठबंधन कह देते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन की सरकार, जहां कोई एक पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हाथ मिलाएं और सरकार बनाएं, तो वो बनती है कोलिशन गवर्नमेंट। और ये भी पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलके पावर शेयर करती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ समझौते करती हैं, मिलजुल के सरकार चलाती हैं। तो ये पावर शेयरिंग है ना, उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टर्म सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारी सोसाइटी ने वुमेन्स के जो काम हैं वो घर के अंदर डिसाइड कर दिए कि औरतें जो हैं वो घर के अंदर काम करेंगी, खुद करेंगी, और डोमेस्टिक जो हेल्पर्स हैं, नौकर चाकर हैं, उनसे काम करवाएंगी। तो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है? जेंडर के बेस पे औरतों को घर के अंदर के करने के काम दिए गए और मर्दों को घर के बाहर के करने के काम दिए गए, मैन और वुमेन के वर्क डिसाइड कर दिए। इसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय वुमेन और द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स, है ना, वुमेन ऑफ द फैमिली। फैमिली की वुमेन घर में काम करेंगी और डोमेस्टिक हेल्पर से काम करवाएंगी। और
मेन जो है वो घर से बाहर काम करेंगे। तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है। नेक्स्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये श्योर एंड सर्टेन है ना, इसमें चेंजेस भी धीरे धीरे आ रहे हैं, बट इन जनरल ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होता है? एक मैन भी हो सकता है और एक वुमेन भी हो सकती है। तो ए वुमेन और अ मैन, है ना, वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, जिनका बिलीव है इक्वल राइट्स में और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में, दोनों के लिए, मैन के लिए और वुमेन के लिए। तो जो मैन और वुमेन की इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो उसको हम कहेंगे फेमिनिस्ट। पेट्रार्की, पेट्रार्की मतलब पितृ प्रधान। तो ये क्या होता है? लिटरली रूल बाय फादर। तो जिस परिवार में फादर का रूल चलता हो, फादर की चलती हो, तो उसको हम पेट्रार्की कहेंगे, यानी कि एक ऐसी फैमिली जो पितृ प्रधान है, और ऐसी सोसाइटी को हम पेट्रार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो पेट्रार्की का मतलब हुआ पितृ प्रधान। दिस कंसेप्ट इज यूज टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें परिवार में, समाज में मैन के पास वुमेन से ज़्यादा पावर और अधिकार रहते हैं। तो ये होता है पेट्रार्की, एक पितृ प्रधान परिवार और पितृ प्रधान समाज, पेट्रार्की। ठीक। नेक्स्ट है फैमिली लॉज। फैमिली लॉज का मतलब क्या है? दोज लॉज दैट डेल्ट विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स। वो सारे कानून जो परिवार से संबंधित मैटर्स पे से रिलेट करते हैं, जैसे कि मैरिज, शादी हो गया, डाइवोर्स, तलाक हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस, जमीन पिता के बाद किस किस के पास जाएगी, इनहेरिटेंस हो गया। तो इस तरह के इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और परिवार धर्म के हिसाब से फैमिली लॉज में हमारे देश में कुछ कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग धर्मों की बिलीफ, प्रैक्टिसेस, मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तो फैमिली के लॉज भी अलग अलग धर्मों में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो फैमिली लॉज ये किससे रिलेट करते हैं? मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। तो ये मुद्दे फैमिली लॉज में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। कितना आसान है। अर्बनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है शहरीकरण, शहरों का बढ़ना, शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, है ना। गांव से पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हो रही है? अर्बन एरियाज में। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आप यहाँ पे समझो ऑक्यूपेशन को। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है वर्क, पेशा, जिस काम को हम करते हैं। और मोबिलिटी का मतलब है शिफ्ट, यानी कि पहले कुछ और करते थे और अब हमने शिफ्ट कर लिया, हम शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। एक ऑक्यूपेशन से, एक काम से दूसरे काम में खुद को शिफ्ट कर लेना, यानी कि पहले कुछ और करते थे, बाद में कुछ और करने लगे। अभी इस चैप्टर के हिसाब से और हमारी सोसाइटी के हिसाब से इसको हमें कैसे समझना है? यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर्स। यस, यानी कि जो वर्णा बेस्ड सोसाइटी होती थी उसमें ब्राह्मणों के काम डिसाइड थे, क्षत्रियों के डिसाइडेड थे, वैश्यों के डिसाइड थे और शूद्रों के डिसाइडेड थे। ठीक है। बाद में हमारा समाज जाति में स्प्लिट हुआ, हर जाति के अपने अपने काम थे। ठीक है। लेकिन अब के समय में हमारे पास राइट टू वर्क है, हम अपनी मर्जी से अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अपना पेशा चुन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। अगर कोई ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है तो वो एक शू डिज़ाइनर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसका प्रोफेशनल कोर्स करो और काम पे लग जाओ। ठीक है। कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है वो जो है एक टीचर बन सकता है। कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, वो अगर उसमें क्षमताएं हैं, है ना, वो फिजिकल टेस्ट क्लियर करता है और टेस्ट क्लियर करता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हमारे समाज में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। ठीक है। कास्ट हेरार्की। तो ये कास्ट हेरार्की क्या चीज़ है? ए लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट। तो कास्ट हेरार्की, हेरार्की को समझो, कास्ट तो आप समझते हो जाति, हेरार्की को समझो। हेरार्की क्या होता है? हेरार्की मतलब रैंकिंग। तो कास्ट हेरार्की में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो जाति वाला सिस्टम है, कास्ट वाला जो सिस्टम है, उसमें एक रैंकिंग देखने को मिलती है, जिसमें कुछ कास्ट तो टॉप पे हैं, हाईएस्ट हैं, और कुछ कास्ट लोएस्ट हैं, उनको नीचे रखा गया है। ठीक है। तो ये है कास्ट हेरार्की। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। तो पर्सन और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपनी पार्टी से स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं। पार्टी की हाँ में हाँ और पार्टी की ना में ना। ठीक है। पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, जो भी पार्टी है, जो भी उनका ग्रुप है, उससे वो एकदम स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट इज रूलिंग पार्टी। तो सबको पता है रूलिंग पार्टी क्या होती है? वो पार्टी जो इलेक्शन में जीत जाए
ठीक है, और जीत कर अपनी सरकार बनाए और अपना रूल स्टार्ट कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रूलिंग पार्टी बोलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार चलाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रूलिंग पार्टी। इसी का अपोजिट है ओपोजिशन पार्टी। तो ओपोजिशन पार्टी वो होती है जिसकी सरकार नहीं बनी, जो सेकंड रनर अप है, जो दूसरे नंबर पे रही, ठीक है ना, तो वो ओपोजिशन पार्टी बनती है। नेक्स्ट इज डिफेक्शन। तो ये डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड। आप किसी पार्टी से जीते हैं, लेकिन आप उसके जीतने के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो दल बदल। तो जो दल बदलू होते हैं उनको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में लाया गया, ठीक है, जो कि हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था। नेक्स्ट है एफिडेविट। ये एफिडेविट क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र, मतलब आप कोई भी शपथ लेते हैं, ठीक है। ए साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर। एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिसर को सबमिट होता है, वेयर अ पर्सन मेक्स ए स्वॉन स्टेटमेंट, और आदमी जो भी पर्सन है वो एक स्टेटमेंट देता है रिगार्डिंग हिज हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस चैप्टर के रेफरेंस में क्या एफिडेविट हमें पढ़ने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने एक एफिडेविट जो है बनवाएंगे और उसे पब्लिक करेंगे, उसे सबमिट करेंगे। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन में। क्या होगा उस एफिडेविट में? उस एफिडेविट में उस पर्सन की प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसके क्या जिम्मेदारियां हैं उसके पास, और कोई क्रिमिनल केसेस उस पर चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेंडिंग है या नहीं है, वो सब। तो ये सारी जानकारी वो पब्लिक को देगा, ठीक है। तो ये होता है एफिडेविट। तो एफिडेविट में वो सारी चीज़ें नोट कराएगा और ये सारी इलेक्शन कमीशन को देगा। इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पे उस चीज़ को पब्लिक करता है, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले भी उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से न्यूज़ बना के। तो ये हो गई बात एफिडेविट की। एफिडेविट से जनता को पता चल जाता है कि भाई हमारा नेता है वो किस तरह का, उसके पास कितना पैसा है, कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, कौन से नहीं हैं, ये सब एफिडेविट। तो बच्चों, इस बुक में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10, इसमें जितने भी ग्लोसरी में टर्म्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब कोई भी टर्म पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, आप आसानी से उस आंसर को कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।